you're doing good। और आज मैं लेकर आई हूँ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्लास 11th मैथ्स। ये एक ऐसा लेसन है जिसके अंदर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। और ये एक ऐसा लेसन भी है जहाँ पर अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आता है। मतलब बुक में जितने फॉर्मूले दिए हुए हैं वो सारे मैंने पढ़ लिए, मैंने ये भी जान लिया है कि वो फॉर्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, बट तब भी सवाल सॉल्व नहीं होते यार। तो इसीलिए आज हम क्या करने वाले हैं, हम फोकस फॉर्मूले पे बिल्कुल नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे लॉजिक पे, क्योंकि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का ये पूरा चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से लॉजिकल है। तो अगर आपको काउंटिंग आती है, नॉर्मल काउंटिंग 1 2 3 4 वाली, अगर आपको नॉर्मल काउंटिंग आती है और अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाता है तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऐसे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इस पूरे वीडियो को देखो और उसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो। ट्रस्ट मी, आप उनमें से अधिकतर क्वेश्चंस खुद बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो आर वी ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़े ही जोश में कहीं घूमने जा रहे हो, सारा सामान सूटकेस में पैक किया और चल दिए। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो अचानक आपने रियलाइज किया कि यार मैं तो अपना सूटकेस का नंबर लॉक भूल चुका हूं। अब क्या करें? और उसी वक्त फोन आता है मम्मी का। मम्मी फोन पे कहती है कि यार मुझे तुम्हारा नंबर तो याद नहीं है, पासवर्ड तो याद नहीं है तुम्हारे सूटकेस का, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ 2 3 4 टाइप का कुछ नंबर था। तो अब मम्मी डियर ने नंबर तो नहीं बताया, बट मम्मी ने एक बहुत अच्छा हिंट दे दिया हमें। मम्मी ने हमें डिजिट्स बता दिए जिन डिजिट से हमारा वो नंबर बन सकता है। अब हम क्या करेंगे भाई, सूटकेस खोलना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 3 डिजिट्स मम्मी ने बताए 2 3 और 4, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने लगते हैं कि यार मतलब इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 3 4, 3 2 4, 3 4 2, 4 2 3, 4 3 2 एंड ये 4 3 2 में हमारा तुक्का लग गया और हमारा सूटकेस खुल गया। सूटकेस तो खुल गया, लेकिन अगर एक ऐसी ही सिचुएशन आए जहां पर ये जो पासवर्ड है ये एक 3 डिजिट नंबर ना होकर एक 9 डिजिट नंबर हो, राइट? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमारे पास 9 ऐसे डिजिट्स होंगे जिनको घुमा फिरा के हमें एक 9 डिजिट का नंबर बनाना है। यार उसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे, राइट? तो कुछ इसी तरह की बातें करेंगे हम आज इस वीडियो में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। तो बेसिकली परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ थिंग्स दी हुई हैं, थिंग्स मतलब नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और अब अगर हमें ये जानना है कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो वहाँ हम बात करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन ये 2 अलग वर्ड हैं, इनके मीनिंग्स अलग हैं और इनका यूसेज भी अलग है। तो हम वीडियो की शुरुआत ही करेंगे ये समझ के कि परम्यूटेशंस क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब भी हम बात करेंगे परम्यूटेशन की, वहां पर हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली अरेंजमेंट और दूसरा ऑर्डर। तो परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सेट ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिया हुआ है, उन्हें हम अरेंज करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यानी कि परम्यूटेशन में ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ समझ आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिए, A, T और C, ठीक है, और मैंने कहा कि इन 3 अल्फ़ाबेट्स को जो है तुम अलग अलग तरीके से अरेंज करके वर्ड्स बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं चीज़ों को, राइट? उन्हीं वही 3 वर्ड्स, वही 3 लेटर्स हैं, बट उन्हीं को हम घुमा फिरा के अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑर्डर बहुत क्रिटिकल है। अगर मैं इसे CAT इस ऑर्डर में लिखूँ तो ये है कैट, अगर मैं इसे ACT इस ऑर्डर में लिखूं तो ये हो गया एक्ट। तो दोनों 2 अलग वर्ड हो गए, अलग मीनिंग हो गए, राइट? तो यानी कि ऑर्डर यहाँ पे क्रिटिकल है, राइट? C को पहले लिख दिया तो कुछ और बन जाएगा, C को लास्ट में लिख दिया तो कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं। एक ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, एक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे परम्यूटेशंस की।
पहले ही बता दूं कि परमुटेशन का ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई होंगी और हमें बैठ के उसके सारे अरेंजमेंट्स को लिखते रहना है, वो नहीं करना है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जितने वर्ड्स मुझे दिए हुए हैं या जितने लेटर्स या नंबर्स दिए हुए हैं, इनको घुमा फिरा के हम कितने ऐसे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पे, ना कि हम बैठ के सारे अरेंजमेंट्स बनाते हैं, राइट। तो ये हुआ परमुटेशंस। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन जो वर्ड है ये काफ़ी मतलब सुना हुआ नाम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ये आया है कंबाइन से, राइट। तो कॉम्बिनेशन पे अगेन हमें दो बातें याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं सिलेक्शन का, और यहाँ पे ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन मतलब फिर से आपको कुछ सेट ऑफ चीज़ें दी भी होंगी, बट इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि उनको अरेंज करते रहिए। हम ये कहेंगे कि आपको इतनी चीज़ें दी हुई है, आपको इसमें से कुछ चूज करना है, कुछ सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपके क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। अब मुझे उन 40 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है एज क्लास मॉनिटर्स। तो अब ये जो 2 स्टूडेंट मुझे सिलेक्ट करना है, ये मुझे क्या, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मैं अरेंज कर रही हूँ बच्चों को? नहीं, मैं कोई भी 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रही हूँ आउट ऑफ दोज 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो 2 बच्चे मैंने सिलेक्ट किए, पहला बच्चा पहले है कि दूसरा बच्चा बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बच्चा पहले है, पहला बच्चा पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस 2 बच्चे चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट इन ऑर्डर, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन विदाउट ऑर्डर। फटाफट से एक सिनेरियो दे रही हूं मैं। मान लो आप ताश खेल रहे हो। ताश की पत्तियां तो आपने देखी होंगी, 52 कार्ड्स का पैक होता है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो 52 कार्ड्स है, इसमें से आप रैंडमली 2 कार्ड निकालो, ठीक है। तो ये क्या, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? परमुटेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है? सोचो 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 सोचो। इसमें मैं क्या करने बोल रही हूँ आपको? मैं आपको कह रही हूँ कि 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 कार्ड्स निकालने हैं, मतलब 2 कार्ड्स चूज करने हैं, राइट। तो चॉइस की बात हो गई। ये जो 2 कार्ड्स हैं उनके ऑर्डर से कुछ फर्क पड़ रहा है हमें? नहीं, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ रैंडमली कोई भी 2 कार्ड निकालो भाई। तो यानी कि ऑर्डर का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आगे जाके, अभी तो हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि रैंडमली आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यार यहाँ परमुटेशन लगाएं या कॉम्बिनेशन, राइट। तो इसीलिए ये जो बेसिक चीज़ें, ये बिल्कुल होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। तो किस तरह की बातें करेंगे, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस के साथ हम डील करेंगे इस पूरे लेसन में, क्योंकि दिस लेसन इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। कुछ थ्योरी तो है नहीं, तो हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स बताती जाऊंगी, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें हम डील करेंगे, जैसे कि हो सकता है कि आपको कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, 3, 4, 5 टाइप के कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं। आपको पूछे जाएंगे कि इन डिजिट्स के हेल्प से आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, कितने 5 डिजिट नंबर बना सकते हो। कई बार आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए होंगे, बोला जाएगा कि भाई इनको कितने तरीके से हम अरेंज करके वर्ड्स बना सकते हैं। कई बार बोला जाएगा कि इनको ऐसे अरेंज करो कि हमेशा इसका जो पहला लेटर है वो आर ही हो, राइट। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये हमारे सामने आएंगे और हम देखेंगे कि कैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से हम उन्हें फटाफट चुटकियों में सॉल्व करेंगे, 2-2 लाइन में सॉल्व करेंगे। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्योंकि आपने देखा होगा, राइट, कि यहाँ पे आप आगे भी देखोगे कि हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें हम बेसिकली कुछ ना कुछ काउंट ही करते रहेंगे, राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सिंपल सी चीज़, बट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वरना क्या होगा, आगे जाके हम जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है। तो इसमें हम 2 चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली वाली बात है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इफ़ देयर आर m ways ऑफ डूइंग वन थिंग
and n ways of doing another thing, then there are m into n ways of doing both the things. यानी कि अगर किसी एक काम को करने के m तरीके हैं, एक दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो अगर हमें दोनों काम करना हो तो उसके m into n तरीके हैं. तो चूंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं m into n, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ठीक है, समझ आया? नहीं, एग्जाम्पल के बिना समझ आता है क्या? चलो एग्जाम्पल लेते हैं. मान लेते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो और मम्मा ने आपसे कहा है कि आप स्कूल में आज एक नया बॉटल और एक नया टिफिन बॉक्स लेके जा सकते हो. ऊपर से मम्मा ने ये ऑफर भी दिया है कि भाई मैंने कुछ ऑप्शंस रख दिए हैं टेबल पे, तो तुम खुद से चूज कर लो. ठीक है, अब टेबल पे ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं कि आपके पास 3 बॉटल्स हैं, एक रेड, ग्रीन, ब्लू, और आपके पास 4 टिफिन बॉक्सेस हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक बॉटल और एक टिफिन बॉक्स, ये दोनों चीजें चूज कर सकते हो. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम, मतलब बेसिकली कितने चॉइसेस हैं, जाहिर सी बात है कि बॉटल्स 3 हैं, तो बॉटल चूज करने के आपके पास 3 ही तरीके हैं, या तो रेड या ग्रीन या फिर ब्लू. टिफिन बॉक्स कितने हैं? 4, तो टिफिन बॉक्स चूज करने के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस है, या तो रेड या ग्रीन या ब्लू या फिर ब्राउन. ठीक है, अब चूज तो दोनों ही करना है, बॉटल भी चूज करना है और टिफिन बॉक्स भी चूज करना है. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर एक बॉटल और एक टिफिन बॉक्स दोनों को चूज करना है तो हमारे पास कितने वेज होने चाहिए? m इंटू n, यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12. बट क्या हमारे पास सच में 12 ऑप्शंस हैं? बिल्कुल हैं. चलो देखते हैं कैसे. मान लेते हैं हम ब्लू बॉटल लेते हैं. ब्लू बॉटल के साथ मैं ब्लू टिफिन बॉक्स भी चूज कर सकती हूँ, ब्राउन भी चूज कर सकती हूँ, ग्रीन भी चूज कर सकती हूँ और रेड भी चूज कर सकती हूँ. राइट, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले बॉटल की, तो उसके साथ भी मैं चारों में से कोई सा भी चूज कर सकती हूँ और तीसरे वाले के साथ भी मैं चारों में से कोई सा भी चूज कर सकती हूँ. तो कुल मिला के मेरे कितने हो गए ऑप्शंस? 12 हो गए ना. राइट, तो ये था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. अब बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, जो है एडिशन प्रिंसिपल. ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है कि इफ देयर आर m ways of doing one thing and n ways of doing another thing, but both the things cannot happen together, then the number of ways in which we can choose one of the things is m plus n. जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एडिशन प्रिंसिपल. बट यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, लेकिन दुविधा ये है कि ये दोनों काम को हम कभी भी साथ में नहीं कर सकते हैं. तो मतलब हमको दोनों में से किसी एक को चूज करना है. तो किसी एक को चूज करने के हमारे पास हमेशा m प्लस n तरीके होते हैं. वापस वही एग्जाम्पल लेंगे. इस बार मम्मी ने कहा कि भाई ठीक है, जाओ, टेबल पे ऑप्शंस तो रखा हुआ है बॉटल्स और टिफिन बॉक्स के, लेकिन आप स्कूल में या तो बॉटल लेके जाओगे या फिर टिफिन बॉक्स. रूल तो गलत है बट क्या करें, ऐसा ही है. तो यानी कि इस बार दोनों चीजें नहीं मिलेगी, या तो बॉटल मिलेगी या टिफिन बॉक्स मिलेगा. राइट, तो अब अगर मैं पूछूं कि आपके पास कितने चॉइसेस हैं, तो बॉटल तो अभी भी हमारे पास वही 3 है, तो 3 चॉइसेस है बॉटल के. टिफिन बॉक्स 4 है, तो टिफिन बॉक्स चूज करने के 4 चॉइसेस हैं. लेकिन अगर ब्लू बॉटल ले लिया तो टिफिन बॉक्स नहीं मिलेगा. उसी तरह अगर ब्राउन टिफिन बॉक्स ले लिया तो सिर्फ वही मिलेगा. तो कुल मिला के चॉइसेस कितने हैं मेरे पास? मेरे पास गिन के 7 चॉइसेस हैं, या तो ब्लू बॉटल या फिर ग्रीन बॉटल या फिर रेड बॉटल, नहीं तो ब्लू टिफिन बॉक्स या फिर रेड टिफिन बॉक्स या ग्रीन टिफिन बॉक्स या ब्राउन टिफिन बॉक्स. राइट, तो ये 7 कहाँ से आया? 4 + 3. राइट, एंड दैट इज एडिशन प्रिंसिपल. अब हम इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ये मतलब बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी. और इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं, एक होता है विथ रेपिटेशन, एक होता है विदाउट रेपिटेशन. मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्वाइट ऑब्वियस है. तो चलो ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं. हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 assuming that the repetition of the digits is allowed. तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है एक, मान लेते हैं कि एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसके अंदर कुछ डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, और वो डिजिट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब हमें इन डिजिट्स के साथ क्या करना है? हमें इनमें से ही डिजिट्स चूज करके एक 3-digit नंबर बनाना है.
ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 3 डिजिट नंबर है जिसमें मैंने 3 डब्बे बना दिए हैं, एक एक डब्बे में एक एक डिजिट डालेंगे, ठीक है। बट ये डिजिट्स आएगा कहाँ से? हमारे बकेट से, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये कितने तरीके से हम इसमें डिजिट्स डाल सकते हैं। शुरू करते हैं पहले डिजिट से। किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स प्लेस से, ठीक है। तो ये जो मेरा पहला डब्बा है इसमें कौन सा डिजिट आ सकता है इन पांचों में से? कोई सा भी आ सकता है, राइट। इन पांचों में से कोई सा भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, कोई भी आ सकता है। यानी कि कितने तरीके से हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से, राइट। 5 पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे 1 हो या 2 हो या 3 हो, 4 हो, 5 हो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले बॉक्स की तरफ। इस बॉक्स पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या क्या आ सकती हैं इसमें? अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करना है। यहाँ कहा जा रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यानी कि अगर मेरे पहले वाले बॉक्स में 2 है तो मेरे इस दूसरे वाले बॉक्स में भी 2 हो सकता है, राइट। यानी कि रिपीटेशन हो सकती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम इन पांचों में से कोई सा भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम 5 वेज से दूसरे वाले बॉक्स को फिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम तीसरे बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम इसे 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो डिजिट पहले डब्बे में डल गया वो डिजिट दूसरे में नहीं डल सकता है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम हर एक बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि अभी अभी हमने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर 2 ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे दोनों ही इवेंट्स हो रहे हैं तो जो नंबर ऑफ वेज उन दोनों इवेंट्स को होने के लिए चाहिए वो होता है m×n। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे तीनों बॉक्सेस भरने हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि तीनों में से कोई एक बॉक्स भरना है, तीनों को भरना है, तभी जाके मेरा 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज जिससे हम इन तीनों बॉक्सेस को भर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स जो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कितने 3 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं? 5 × 5 × 5 यानी कि 125, ठीक है। एकदम लॉजिकल था, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ इसकी कंडीशन बदल गई है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, यानी कि अभी भी हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाले डिजिट्स हैं, ठीक है। और अभी भी हमें एक 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अगर हम पहले डब्बे की बात करें तो इसमें हम कितने तरीके से डिजिट डाल सकते हैं? 5 तरीके से, क्योंकि हमारे पास 5 ही डिजिट्स हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं दूसरे डब्बे की तरफ। यहाँ पर हम कितने तरीके से डाल सकते हैं? 5 तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर हमारे पहले डब्बे में लेट्स से डिजिट 4 डल चुका है, यहाँ अगर हमने 4 डाल दिया था तो अब यहाँ पे 4 नहीं डल पाएगा। अगर यहाँ 3 डाल दिया था तो अब यहाँ पे 3 नहीं डाल पाएगा, राइट। तो यानी कि जो भी एक डिजिट हमने इस पहले वाले डब्बे में डाल दिया था उसको छोड़ के बाकी 4 में से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास 4 जो बचे हुए डिजिट्स हैं उन्हीं में से कोई ना कोई को इसमें डाल सकते हैं। और ठीक उसी लॉजिक से जो हमारा तीसरा डब्बा है इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे जो 2 डिजिट्स हैं ना वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं पहले और दूसरे डब्बे में। तो इसीलिए अब इस वाले डब्बे के लिए हमारे जो बाकी 3 डिजिट्स बचे हैं उनमें से ही कोई हम डालेंगे, ठीक है। अब भरना तो तीनों डब्बा ज़रूरी है, यानी कि ये तीनों इवेंट्स का होना ज़रूरी है। तो इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितने वेज हो जाएंगे? 4 × 3 12 × 5 60, यानी कि 60 इज़ द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो 63 डिजिट नंबर्स हम इन 5 डिजिट से बना सकते हैं सच दैट डिजिट्स की रिपीटेशन ना हो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। चैप्टर तो स्टार्ट किया परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बट अभी तक जो भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हम तो नॉर्मल काउंटिंग के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें परमुटेशन का काम क्या है, कॉम्बिनेशन का काम क्या है? अब मैं बताऊंगी कि इनका रोल क्या है।
अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई 3 डिजिट नंबर बनाना है और कुछ 4-5 नंबर्स दिए हुए हैं, उसी में से एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो छोटे स्केल पे हम यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले रहे थे। यही अगर मैं कहूँ कि आपके बकेट में n नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक है, और आपको जो नंबर बनाना है वो लेटर से एक r डिजिट का नंबर बनाना है। अब r की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ठीक है, एक लंबा सा बड़ा सा नंबर बनाना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो एक बार देखते हैं फटाफट से कि अगर हम बेसिक प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं तो हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसमें क्या दिक्कत आती है। तो अब इस केस में जो हमारे पास बकेट हुआ करता था वो बकेट आज भी है, और इस बकेट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते n तक डिजिट्स हैं, ठीक है। अब इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, राइट। तो इसके अंदर ये सारे डिजिट्स हमारे बकेट में हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारे डब्बे थे, जिसमें जैसे पहले हमने देखा था 3 डिजिट नंबर बनाया तो 3 डब्बे थे, अभी r डिजिट नंबर है, अभी इस r की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ डब्बे बना लिए हैं, राइट। मतलब बोलने का ये मतलब है कि अगर हमारे बकेट में डिजिट्स भी बहुत सारे हों और अगर ये जो बॉक्सेस हैं ना ये भी बहुत सारे हों, तो उस केस में सिचुएशन कैसा होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले डब्बे से। तो मान लेते हैं हम इधर से शुरू करते हैं, तो इस पहले डब्बे को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, जितने हमारे पास डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर n डिजिट्स हैं तो हम इसको n तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के n तक में से कोई सा भी डिजिट हम इस पहले डब्बे में डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि ये सिनेरियो है विदाउट रिपीटेशन वाला, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो डिजिट इस पहले वाले डब्बे में डल गया वो अब दूसरे में नहीं डलेगा। तो यानी कि दूसरे को फिल करने के कितने तरीके होंगे, इस डब्बे को फिल करने के तरीके होंगे n-1, क्योंकि एक डिजिट तो पहले वाले में ब्लॉक हो गया है। उसी तरीके से जब हम इस तीसरे डब्बे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा n-2, क्योंकि 2 डिजिट्स इन दोनों डब्बों में भर गए हैं। उसी तरह n-3, n-4, ऐसे करते 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 जब हम rth वाले डब्बे पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो इस rth वाले डब्बे को हम कितने तरीके से फिल कर सकेंगे, n-r नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ पर, ये मेरा कितना नंबर डब्बा था, ये मेरा फर्स्ट डब्बा था, ये मेरा सेकंड डब्बा था, ये मेरा थर्ड डब्बा था। जब हम सेकंड डब्बे पे थे तो ये था n-1, जब हम थर्ड डब्बे पे थे तो ये था n-2, यानी कि जितना वाला डब्बा है उससे एक कम। यहाँ पे अगर थर्ड था तो ये n-2 था, तो यहाँ पे अगर ये rth डब्बा है तो ये क्या हो जाएगा, n-r-1। तो यानी कि इस rth डब्बे को हम n-r-1 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर हमें निकालना हो नंबर ऑफ r डिजिट नंबर्स, तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है इस पूरे नंबर को बनाने के लिए, वही है हमारा नंबर ऑफ r डिजिट नंबर्स। कितने r डिजिट नंबर्स बनेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन सब को कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि भरना तो सभी डब्बों का ज़रूरी है, तभी तो मेरा वो r डिजिट नंबर बनेगा, राइट। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 करते करते n-r+1। तो ये n-r-1 के अगर हम ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो ये हो जाएगा n-r+1, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर मतलब थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, मेरा जो ये वाला मेथड है ये थोड़ा लेंदी भी हो जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जा रहा है। 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर तक तो ठीक था, बट जब थोड़े से हम हाई लेवल पे जाएंगे तो ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो यहाँ प्रकट हुए परम्यूटेशंस। तो परमुटेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और अगर हम एट अ टाइम सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास मान लेते हैं कि n नंबर्स हैं बकेट में, बट उन n नंबर्स में से हम एट अ टाइम r डिजिट नंबर ही बना रहे थे, मतलब एट अ टाइम हम r नंबर्स ही यूज़ कर रहे थे, राइट। तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ परमुटेशंस को डिनोट करते हैं NPR से। तो n को हम लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट की तरह और r को हम लिखते हैं नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट की तरह। और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एक मस्त वाला फॉर्मूला निकाल लिया, जो है
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि अगर हमें n और r की वैल्यू पता है तो हम फटाक से वन स्टेप में निकाल देंगे कि इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो हमें वो डब्बे बना के हर डब्बे में देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधा का सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे और फटाक से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम आप तो फिर फॉर्मूले पे उतर आए। अरे यार ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप भूल भी गए तो अब आपको लॉजिक पता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पता है, तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये है परम्यूटेशंस। अब आप कहोगे कि यार मैम ये जो फॉर्मूला आपने लिखा इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ से आ गया, ये तो हमने इंग्लिश में पढ़ा था, बट मैथ्स में, तो मैथ्स में हम इसे कहते हैं फैक्टोरियल। थोड़ा सा नाम के साथ इसका सिंबल के लुक में कोई मैच नहीं है, बट इसका नाम फैक्टोरियल ही है। तो ये फैक्टोरियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि n फैक्टोरियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं n फैक्टोरियल का मतलब है कि n से ले करके 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज n फैक्टोरियल। तो यानी कि n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करते करते अप टू 1। तो अगर मैं बोलूँ 3 फैक्टोरियल इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं कहूँ 10 फैक्टोरियल इसका मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे वहाँ से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, उसका एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक पीछे करते करते 1 तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 0 का फैक्टोरियल होता है 1, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो हम जो लोएस्ट नेचुरल नंबर है यानी कि 1 वहीं तक ही कैलकुलेट करते हैं। तो 0 का फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। अब एक छोटा सा सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि मतलब ठीक है चलो ये तो समझ आया कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उससे मतलब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही थी, तो उसको ईजी बनाने के लिए हमने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बट अब परमुटेशन के कॉन्सेप्ट में ये फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम परमुटेशंस नंबर ऑफ परमुटेशंस एक्चुअली निकालते हैं ना तो उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर हम ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि फैक्टोरियल के होने से आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। अब इसी सिनेरियो का हम सिचुएशन देखते हैं कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या होगा। विथ रिपीटेशन सिचुएशन कैसा होगा, मतलब कि यहाँ पर भी जो मेरा बकेट है ना इसके अंदर वही वाले डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 से ले करके n तक। खूब सारे डिजिट्स भी हैं मेरे पास और खूब सारे डब्बे भी हैं, r डब्बे हैं, r नंबर ऑफ डब्बे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिजिट्स की रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर हम इधर से शुरू करें, पहले वाले डब्बे को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, n तरीके से, क्योंकि n डिजिट्स हैं। दूसरे वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, n तरीके से, क्योंकि जो डिजिट पहले वाले में गया है वही डिजिट दूसरे में फिर से भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो बेसिकली इन सारे डब्बों को ही हम n तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिससे हम ये सारे r डब्बों को फिल कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, ये सारे n को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देयरफॉर जो नंबर ऑफ r डिजिट नंबर्स होगा वो कितने हो जाएंगे, तो r डिजिट नंबर्स जो है वो हो जाएंगे n इंटू n इंटू n। कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, r टाइम्स तक। तो हम r टाइम्स तक मतलब r नंबर ऑफ n को हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, n टू द पावर r। तो कुल मिला के जो हमने परमुटेशन का पहला टाइप 1 प्रॉब्लम सीखा वो क्या है, पहले तो हमने एक चीज़ ये सीखी कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम r एट अ टाइम ले रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास लेट्स से n डिजिट्स हैं जिससे हम r डिजिट नंबर्स बना रहे हैं, मतलब एक ही बार में हम r डिजिट्स ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है उस केस में जो इसकी जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगी जिसे हम डिनोट करते हैं NPR से, वो हो जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस होगा जहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड।
ठीक है। और जो दूसरा केस हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर इसी सिनेरियो में रिपीटेशन अलाउड होता है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, NPR, ये हो जाएगा n⁻r। ठीक है। और ये जो दोनों जो फॉर्मूले अभी हमने निकाले ये किस केस के लिए है, ये उस केस के लिए है अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये जो डिजिट्स हैं ये सारे अलग अलग डिजिट है, 1 2 3 4 5 सारे डिफरेंट, सारे डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं। ठीक है। तो ये था हमारा परमुटेशन का टाइप 1। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फैक्टोरियल निकालने की, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि भाई परमुटेशन के तो फॉर्मूले में ही फैक्टोरियल है, कहीं इस कैलकुलेशन में फंस गए फिर तो बहुत बुरा होगा, है ना। तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं, जैसे कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल से है तो डायरेक्टली करेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 से लेकर के 1 तक सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 6 यानी कि 18। ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे, जैसे अगर ऊपर एक 8 फैक्टोरियल है नीचे एक 6 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 के बाद तो क्या है, उसके बाद तो वही होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, और वही है अपना नीचे 6 फैक्टोरियल भी। तो इतना लिखने से अच्छा है कि दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, राइट। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं अगर हम फैक्टोरियल का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन भी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जा रही है, राइट। तो एक और देखते हैं, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये होगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ऊपर हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 30। तो इस तरीके से करते हैं हम फैक्टोरियल की कैलकुलेशंस। एक बात याद रखना है कि बाकी तो सारे फैक्टोरियल आप इसी तरीके से निकालेंगे, 0 का जो फैक्टोरियल होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि यार 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है, राइट। बट ये जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो भी जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से शुरू करके हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, 1 के नीचे हम नहीं जाएंगे। तो मतलब मल्टीप्लाई हम इसे लास्ट 1 तक ही करेंगे, उसके नीचे हम नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जो फैक्टोरियल की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है दैट इज़ 1। तो इसीलिए 0 फैक्टोरियल इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। यह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ध्यान में ना रहे तो बहुत सारी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। तो अब हम देखेंगे परमुटेशंस के टाइप 2 क्वेश्चंस। अब टाइप 2 पैटर्न में ऐसे वाले कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। जैसे अभी टाइप 1 में हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमें ऑब्जेक्ट्स दी हुई होती हैं, जैसे कि अगर हमें नंबर्स दिया हुआ होता है तो इस तरह से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सारे अलग अलग नंबर्स हैं। अगर हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ABCDE, सारे अलग अलग हैं, तो उनके लिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा एप्लीकेबल है। बट अगर मेरे पास नंबर्स ऐसे दिए हुए हों जैसे कि 1 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5, यानी कि एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं जहाँ पे 2 1 है, जहाँ पे 4 4 है, जहाँ पे 3 5 है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में हमारे अरेंजमेंट्स में चेंजेस आएंगे, आनी तो चाहिए, राइट। तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो मान लेते हैं पहले मैं आपको 3 अल्फ़ाबेट्स देती हूँ M A और T, और मैं कहती हूँ कि इसके कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मेरे तीनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, M A और T तीनों डिफरेंट है, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इनके सारे अरेंजमेंट्स लिख भी लूँ तो मैं देखती हूँ कितने अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, 6। इनफैक्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मेथड है उससे भी अगर हम देखें बॉक्सेस बना के, तो हम देखते हैं हम कितने पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इसमें,
6 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अगर पहले बॉक्स में मेरा ऑप्शन है कितने वेज में मैं पहला बॉक्स फिल कर सकती हूँ, 3 वेज में, तो दूसरा बॉक्स कितने वे में फिल करूँगी, 2 वेज में, तीसरा कितने वे में फिल करूँगी, 1 वे में, तो यानी कि टोटल 6 वेज। और वहीं अगर मैं परमुटेशन का फॉर्मूला भी लगाऊं जो कि है NPR यानी कि 3P3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 लेटर्स दिए हुए हैं और हमें 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है, सो वी आर यूजिंग 3 लेटर्स एट अ टाइम। तो N की वैल्यू भी 3 है, R की वैल्यू भी 3 है, तो फॉर्मूले के हिसाब से भी इसका जो नंबर ऑफ परमुटेशंस आ रहा है वो है 6। अब हम कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो T है ना उसको हटा के मैं उसे A बना देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैंने आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिए, M, A और A। अब आप मुझे बताओ कि इसके आप कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसके हम कितने अरेंजमेंट्स बना पाएंगे। तो अब हम कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। अभी तक हमारा सारा फोकस था मैट के ऊपर, अब हम अपना सारा फोकस डालेंगे माँ के ऊपर, यानी कि जिसमें हमने सिर्फ इस टी को रिप्लेस कर दिया है एक ए से। ठीक है, तो अगर इस केस में हमें देखने हो कि भाई हम कितने सारे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं इन 3 लेटर से MAA, तो हम एक इजी ऑप्शन ये है कि भाई ठीक है, तो पहले हमने जो भी ये अरेंजमेंट्स बनाए थे यहीं पे हम टी को सिर्फ ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा। बट अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें तो हम क्या देखते हैं कि पहला और दूसरा अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, राइट, एग्जैक्टली सेम है। तो जब एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट है तो हम 2 क्यों रखेंगे, तो एक को हम हटा देंगे, राइट। ठीक उसी तरीके से जो तीसरा और आखिरी वाला है ये दोनों बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है तो हम एक को हटा देंगे, चौथा पांचवा भी सेम है तो हम एक को हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, 3। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से ही इन लेटर्स को रीअरेंज कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमने चेंज क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि पहले भी हमारे पास 3 लेटर्स थे, अभी भी हमारे पास 3 लेटर्स हैं, बट अब जो है 3 में से 2 लेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, और उसी की वजह से जो हमारा नंबर ऑफ परमुटेशंस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में यहाँ तो एक इजी सा एग्जांपल लिया जहाँ 3 लेटर्स हैं जिसमें से 2 रिपीटिंग है। अगर ऐसा कुछ हो कि भाई एक 15 लेटर का कोई वर्ड हो और उसमें कुछ 2-3 तरह के लेटर्स हों जो रिपीट कर रहे हों, तो वैसे केसेस में हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने जो परमुटेशन कैलकुलेट किया है वो बेसिकली कैसे किया है, एक तरीके से हमने हमारा जो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल हमें बताता है कि ठीक है अगर 3 लेटर का वर्ड है तो उन 3 लेटर्स को तुम n मतलब 3 नहीं, अगर n लेटर का एक वर्ड है तो उस n लेटर को तुम n फैक्टोरियल वेज से रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो n फैक्टोरियल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 लेटर वर्ड है, मतलब हमारे पास 3 लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 2 फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे लेटर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, और किसी भी 2 लेटर को हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज से, इतने तरीके से कर सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि वही डब्बे वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास 2 लेटर वर्ड है तो 2 लेटर वर्ड को बनाने के लिए हमारे पास 2 डब्बे होंगे, तो पहले डब्बे में को हम कितने तरीके से फिल कर सकेंगे, 2 तरीके से फिल कर सकेंगे, दूसरे डब्बे को 1 तरीके से फिल कर सकेंगे, तो यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल, राइट, जो हमने डब्बा वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अब ये जो 2 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके हैं वो है 2 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में चूंकि 2 लेटर बिल्कुल सेम है, इनके तो रीअरेंजमेंट की कोई बात आ ही नहीं रही है, इनका कोई रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है हमारा ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इस एग्जाम्पल के साथ। तो अब इसको और जेनरलाइज करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल बाय p फैक्ट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स वर्ड का।
तो मैथमेटिक्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि M, जैसे कि A, जैसे कि T। तो चलिए इसे देखते हैं थोड़ा और ध्यान से। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11, यानी कि 11, MATHEMATICS। तो टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, जिसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है वो है 11। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तो A रिपीट हो रहा है। कितने A हैं? 2, मतलब A 2 बार रिपीट हो रहा है। T रिपीट हो रहा है, वो भी 2 बार। M रिपीट हो रहा है, वो भी 2 बार। तो ये सारे जो है ये मेरे रिपीटिंग अल्फ़ाबेट्स या फिर रिपीटिंग लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे कि यार यहाँ तो एक लोचा और है। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई ठीक है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता था, उसमें कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता था जो रिपीटिंग होता था। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि भाई A भी रिपीटिंग है, T भी रिपीटिंग है, M भी रिपीटिंग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जब हमें इसके नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हों या फिर नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट्स, जो भी आप कह लो, उसे अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे n फैक्टोरियल तो लिखेंगे ही ऊपर, यानी कि 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई A कितनी बार है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। T भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल भी। और M भी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाई M फैक्टोरियल भी। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिपीटिंग होते हैं, क्योंकि ये सारे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं, सब अलग अलग हैं, A अलग है, T अलग है, M अलग है। तो जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं उन सब के फैक्टोरियल को हमें डिवाइड कर देना है। लॉजिक वही है, क्योंकि दो A है, राइट? तो 2 A को आपस में रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। बट वो जो रीअरेंजमेंट है इस केस में कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए हमने ये टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन से उनको डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से T का, उसी तरीके से M का। ठीक है, तो यानी कि अब हम थोड़े से और जनरलाइज्ड स्टेट में आ चुके हैं। तो फाइनली कुल मिला के हमने ये देखा कि परमुटेशन के ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस है, जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं होते हैं, वहां पर कुल मिला के हम इस रूल का अप्लाई कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, जहां पर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ अनदर काइंड, तो उस केस में नंबर ऑफ परमुटेशंस हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इतना ही नहीं, अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन को भी करते हैं अटेम्प्ट। तो परमुटेशन का टाइप 2 वाले क्वेश्चंस का एक सवाल ट्राई करेंगे। टाइप 2 हमारा क्या था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब नहीं होते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। जाहिर सी बात है कि भाई अगर लाल लाल डिस्क को एक के साथ एक रख देंगे तो वो अलग से दिखेंगे ही नहीं, राइट? तो हम कितने तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते हैं ताकि वो दिखें भी, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स कितने हैं? 4 + 2 + 3। ठीक है, तो टोटल जो नंबर है हमारे पास कितने हैं? 9। तो बेसिकली ये 9 क्या है? ये 9n की वैल्यू है। ठीक है ना? तो फिर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा इस अरेंजमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है और कितनी बार? रेड रिपीट हो रहा है 4 बार, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 4 डिस्क हैं इनको आपस में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे। ये जो 3 डिस्क है इनको आपस में अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे। ये 2 डिस्क को आपस में अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे। तो इसीलिए 9 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो इसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है और हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1 यानी कि 6, तो 3 फैक्टोरियल को 6 के साथ कैंसिल करेंगे। 2 फैक्टोरियल तो होता है 2, तो 2 जो है इधर 2 × 4 = 8, यानी कि 1260।
तो इसका मतलब है कि 1 to 6 0 तरीके से हम ये जो हमारे पास टोटल 9 डिस्क्स हैं इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि कैसे हम ये लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझना। अब हम आ पहुंचे हैं परमुटेशंस के टाइप 3 वाले क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ रहना चाहते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि मैंने आपको एक वर्ड दिया से डॉटर, ठीक है, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब मैंने ऐसा कहा कि यार ये जो डॉटर वर्ड है ना, इसके अंदर जितने भी वावल्स हैं, जैसे कि ए है, ई है, यू है, ये जो है ना ये हमेशा साथ रहेंगे। चाहे तुम कितने भी लेटर्स को घुमा फिरा लो, किसी को कहीं भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो तीनों वावल्स हैं ना ये हमेशा साथ में रहेंगे। चाहे वो पहले रहे, आखिरी में रहे, बीच में रहे, कहीं भी रहे, बट तीनों साथ में रहेंगे। तो कई बार हमें इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ रहेंगे। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाते हैं, इसमें हम कहते हैं कि ठीक है रहने दो साथ में। तो जिन्हें साथ में रहना है उन्हें हम एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। मतलब जैसे डॉटर के केस में जो तीनों वावल्स हैं हम कहेंगे कि वो तीनों वावल्स जो है वो एक ही डब्बे के अंदर है एंड दैट इज बिहेविंग लाइक वन लेटर। ऐसा एज्यूम करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये वर्ड है डॉटर और कंडीशन क्या है कि ऑल वावल्स शुड अकर टुगेदर। वावल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं हमारे वावल्स। अब देखते हैं कि इस लेटर के अंदर कौन कौन से वावल्स हैं, राइट। मतलब ये जो वर्ड है डॉटर, इसके अंदर कौन कौन से वावल्स हैं। ठीक है, तो एक बार हम डॉटर को फिर से अलग से लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक वावल है ए, एक है यू, एक है ई। तो हमारे पास ये 3 वावल्स हैं, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि ये जो तीनों वावल्स हैं ये हमेशा साथ में रहे, ठीक है। तो इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें जिसको हम साथ में रखना चाहते हैं, तो ये जो टाइप 3 वाले प्रॉब्लम है ना, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कहेगा कि भाई इनको साथ में रहना है, इस टाइप वाले जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको यही वाला अप्रोच फॉलो करना है। हम क्या कहेंगे कि ठीक है जिनको साथ में रहना है उसको फिर हम एक सिंगल यूनिट एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा साथ ही रहना है, राइट। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि यानी कि हम ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो ए, यू और ई है ये साथ में है, तो ये एक साथ है ए, यू और ई। ये मैं बस समझाने के लिए ये बना रही हूँ, आपको एग्ज़ाम वगैरह में इसको नहीं बनाना है। तो अगर इसको मैंने साथ में डाल दिया तो इसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बच गए, डी, जी, एच, टी, आर, ठीक है। अब इस पूरे को जो है मैं एक यूनिट मान के चलूँगी, मतलब ये पूरा एक अल्फ़ाबेट के जैसा बिहेव करेगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो अब मेरे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, एज इन अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है जो कि n फैक्टोरियल होता है, तो वो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दीज 6 यूनिट्स। अभी हम वर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ए, यू, ई ये एक यूनिट है, तो हम मान रहे डी भी एक यूनिट है, जी एक यूनिट है। इनको हम 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 3 हमारे वावल्स थे जिसको मैंने एक यूनिट मान लिया है, अभी तो मान लिया है, बट एक्चुअली उनके भी तो आपस के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, राइट। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए, यू, ई रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई यू, ए, ई रहे साथ में, या ई, ए, यू रहे साथ में। मतलब ये जो 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो 3 वावल्स हैं, इनके आपस के भी बहुत सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे। और कितने ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे, 3 फैक्टोरियल वेज होंगे, क्योंकि 3 वावल्स हैं हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज द 3 वावल्स। मतलब एक यूनिट के अंदर जो 3 वावल्स हैं उनको हम 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स जो हमें चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं, इनफैक्ट जितने नंबर ऑफ वेज हैं उतने ही नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट्स बनेंगे। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। कौन सा प्रिंसिपल है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, क्योंकि ये 6 यूनिट्स को भी हमें अरेंज करना है और ये अंदर के जो वावल्स हैं इनको भी हमें इनके अरेंजमेंट्स को भी देखना है, राइट। तो ये दोनों ही इवेंट्स होंगे साथ में, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि एक होगा दूसरा नहीं होगा, दोनों को ही होना है। चूंकि दोनों को ही होना है तो हमारा m इंटू n वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। कैलकुलेट तो आप खुद ही कर लोगे, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जब वावल्स को साथ रहना है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब अगर हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखें तो वो कह रहा है कि ऑल वावल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब वावल्स को साथ नहीं रहना है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे कि जब वावल्स साथ है उसके नंबर ऑफ वेज हमने निकाल लिए हैं, अब हम निकालेंगे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज। अगर हम सब कुछ भूल जाएं कि वावल्स को साथ रहना है, अलग रहना है, क्या रहना है, अगर हम सिर्फ इतना याद रखें कि हमारे पास 8 अलग अलग लेटर्स थे, तो इन 8 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 8 फैक्टोरियल। और अब इस 8 फैक्टोरियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? उतने वेज जब ये वावल्स साथ में थे, यानी कि 8 फैक्टोरियल्स में से हम माइनस कर देंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो मिलेगा हमें, ये उस वाले सिचुएशन के नंबर ऑफ वेज है जब वावल्स आर नॉट टुगेदर। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया? पहले हमने निकाला नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम रीअरेंजमेंट्स कर सकते हैं जब वावल्स को साथ ही होना है, तो वो था 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब हमें निकालना है कि भाई वावल्स साथ ना हो, वो कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे टोटल पॉसिबल वेज। टोटल पॉसिबल वेज मतलब हम भूल जाएंगे कि वावल्स को साथ में रहना है नहीं रहना है, सब भूल जाएंगे। हम देखेंगे ठीक है 8 लेटर्स हैं, तो यानी कि इसे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतने वाले वेज जब वावल्स साथ हैं, तो यानी कि जो बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? वो उतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे जब वावल्स आर नॉट टुगेदर, राइट। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो ये लॉजिक को आपको समझना है, क्योंकि जब भी ये ऑब्जेक्ट्स अकर टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ये 2 ही तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक वो जब वो कहेंगे कि कुछ चीज़ों को साथ में रहना है, दूसरा वो जब वो कहेंगे कि कुछ चीज़ों को साथ में नहीं रहना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन टाइप 3 वाले प्रॉब्लम का। इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, यानी कि चारों आई जो है वो साथ में ना हो। अभी मैंने क्या बताया था ट्रिक कि जब भी कोई भी चीज़ें साथ में ना हो वाला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स कितना होगा। ये भूल के कि भाई आई को साथ रहना है नहीं रहना है, सब कुछ भूल के जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा पहले वो निकालना है। उसके बाद निकालना है कि अगर चारों आई साथ में होंगे तो कितने परमुटेशंस होंगे, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा कि चारों आई जब साथ में नहीं होंगे तो उसके नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा लॉजिक। तो हमारा जो स्टेप 1 है वो क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर्स इन दिस वर्ड विथ, इसमें कुछ कुछ रिपीटिंग भी है, विथ 4 आईज, 4 एस एंड 2 पीज। तो ये जो है ये मेरे रिपीटिंग लेटर्स है। तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? कितने कितने रिपीट हो रहे हैं? आई रिपीट हो रहे हैं 4 बार, एस रिपीट हो रहे हैं 4 बार, पी रिपीट हो रहे हैं 2 बार। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, वो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। अब मेरा स्टेप 2 क्या है? अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ परमुटेशंस जब 4 आईज टुगेदर हों, 4 आई जो है जब वो साथ में हो तो उसका परमुटेशन निकालना है। तो इसका मतलब है हम कुछ ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो 4 आई है वो एक सिंगल यूनिट है,
इसको हम एक सिंगल यूनिट मानेंगे। तो अगर 4i को हटा दें तो हमारे पास क्या बचा, एक m बचा, 4s बचा और 2p बचा। ठीक है, ये लेटर्स हमारे पास बचे। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि s साथ में होंगे, p साथ में होंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये 4i साथ में होंगे तो इसको हम एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक काउंट करेंगे तो अब हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशंस होगा वो कितना हो जाएगा, इस केस में ऊपर का जो n फैक्टोरियल है वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इन चारों को हम एक ही यूनिट मानेंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी रिपीटेशन तो है ही, जैसे s जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, p 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे i के रिपीटेशन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि चारों i को तो हमने एक ही यूनिट मान रखा है, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ परमुटेशंस जब 4 i's टुगेदर है। अब आखिरी स्टेप, 4 i's नॉट टुगेदर। तो जब 4 i's टुगेदर नहीं है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल परमुटेशन था उसमें से 4 i's टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम में आप ऐसे ही लिख के आंसर मत छोड़ देना, इसको पूरा कैलकुलेट करना है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली जब भी ऑब्जेक्ट्स टुगेदर वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम यही स्टेप फॉलो करते हैं। अगर ये पूछता है कि कुछ चीज़ें साथ में रहेंगी तो मेरा आंसर यहीं ख़त्म हो जाता है, अगर ये पूछता है कि साथ में नहीं रहेंगी तो मेरा आंसर यहाँ तक आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब आ गए हैं हम परमुटेशन के टाइप 4 वाले क्वेश्चंस में। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हम परमुटेशन के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। कैसा रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको एक कोई भी वर्ड दे दिया और मैंने कहा, मान लेते हैं कि मैंने आपको वर्ड दिया रोशनी, ठीक है, और मैंने कहा कि मतलब तुम चाहे जितने मर्जी इसके अरेंजमेंट्स करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे चाहिए कि जो पहला लेटर है ना वो हमेशा आर ही रहे। तो यानी कि पहले लेटर की पोजीशन फिक्स हो जाएगी मेरे इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। या फिर मैं कह सकती हूँ कि यार कुछ भी कर लो, बट मुझे चाहिए कि पहला लेटर आर रहे और आखिरी लेटर हमेशा आई ही रहे। अब बीच के लेटर्स के साथ तुम कुछ भी कर लो, राइट। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शंस। मतलब हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम जो मर्जी अरेंजमेंट करो, बट मैं चुपचाप एक कुछ कंडीशन डाल दे रही हूँ, उस कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना है, राइट। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन वाले परमुटेशंस को हम कैसे डील करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है मैं कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, इसमें लॉजिक कैसे लगाओगे, राइट। इसमें कुछ हाईफाई कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन समझ के उसके लॉजिक को इंटरप्रेट करने वाली बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, रोशनी वाले एग्जाम्पल को ही हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम कैसे नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालते हैं। तो चलिए टाइप 4 का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वर्ड जो मेरे पास है वो है रोशनी, जो कि मेरा नाम है, और अब हमें ये देखना है कि कितने अरेंजमेंट्स होंगे अगर द वर्ड स्टार्ट विथ एस। तो हमने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि जो वर्ड है ना ये एस से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोशनी, इसके टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे टोटल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा 6 फैक्टोरियल। कैसे, ये तो वही पुराना अपना बॉक्स मेथड से आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास टोटल 6 लेटर है, इसको मुझे रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करके भी एक 6 लेटर का ही वर्ड बनेगा, राइट। अब अगर कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो अगर पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसमें कितने लेटर्स से हम इसको फिल कर सकते हैं, 6 लेटर से। तो अब जो इसमें डल गया है वो दूसरे में नहीं डलेगा, क्योंकि हमारे पास 6 डिफरेंट लेटर्स हैं। तो दूसरे में 5 डलेगा, उसमें 4, उसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। और अगर जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये क्या है, 6 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो होगा आंसर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 विच इज़ इक्वल टू 720। तो मतलब 720 तरीके से हम ये जो 6 लेटर्स है रोशनी में, इनको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट।
ये कहता है कि व्हाट इफ वी वांट द नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ द वर्ड स्टार्ट विथ एस, यानी कि जो पहला मेरा बॉक्स है ना उसमें एस फिक्स हो गया, ये लेटर जो है पूरा जो वर्ड है वो एस से स्टार्ट होगा, तो पहला तो मेरा फिक्स हो गया, तो उसके बाद खाली बचे 5, ठीक है 5 बचे खाली। तो अब ये अगले वाले को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, अब एस तो मेरा जा चुका है इसमें से, तो मेरे पास कितने लेटर्स बचे हैं 5, तो इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, इसको 4 तरीके से, इसको 3, इसको 2 और इसको 1, राइट। तो यानी कि इसको इस केस में जो मेरे नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे जब द वर्ड इज स्टार्टिंग विथ एस वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 120, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि द वर्ड बिगिन विथ एन आर एंड एंड विथ आई, यानी कि अब जो है मेरा पहला बॉक्स में आर है, आखिरी बॉक्स में आई है, तो मेरे पास बीच में कितने बॉक्स बचे, सिर्फ 4। तो अब इन 4 बॉक्सेस में पहले बॉक्स में को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, अब यहाँ से भी जो है ना आर गायब हो गया, आई गायब हो गया, तो बाकी 4 ही ऑप्शंस हैं, तो इसको हम 4 तरीके से फिल कर सकते हैं, अगले वाले को 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, तो बेसिकली इसे हम 4 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24, तो 24 तरीके से जो है हम ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिसका पहला लेटर आर हो और आखिरी लेटर आई हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ऐसे रेस्ट्रिक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं ना उन्हें अप्रोच करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाया है, खाली क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए ना इस तरह के डायग्राम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को जो कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ये कह रहा है कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए, तो ये हमें एग्जैक्टली बता नहीं रहा है कि P कहाँ पे होगा, S कहाँ पे होगा, वो कहीं भी हो सकते हैं, बट उन दोनों के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वही हम अपने वही बॉक्सेस बना के देखेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो मान लेते हैं कि P अगर हमारा पहला लेटर है, अगर P पहला लेटर है तो इसके बाद 1 2 3 4 लेटर्स और होंगे, उसके बाद ही S आएगा, ठीक है। अब परमुटेशन जो वर्ड है इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं, तो 6 तो ऐसे ही कवर होंगे और बाकी 6 जो हैं वो ऐसे लास्ट में रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि P की जो पोजीशन है वो क्या है, P जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है और S जो है वो 6th पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि P अगर दूसरे पोजीशन पे होता है तब भी P और S के बीच में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो S जो है वो 7th पोजीशन में मूव कर जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर P जो है ये 3rd पोजीशन पे होता है तो क्या होगा, S भी जो है वो मूव कर जाएगा 8th पोजीशन पे, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको लॉजिक, राइट। तो इसी तरीके से जैसे जैसे P की पोजीशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे S की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह के कितने पोजीशंस बन सकेंगे, तो कितने पोजीशंस बनेंगे जहां पर P और S के बीच में 4 एलिमेंट्स हों, क्या इनफाइनाइट बनेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड 12 ही लेटर्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई P आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे P 5th पोजीशन तक तो आ चुका है, राइट। तो इसके बाद S के बाद हम देख रहे हैं S भी 10th पोजीशन पे आ चुका है। अब जब P जो है ये 6th पोजीशन में आ गया है तो S जो है वो 11th पे आ गया है। अब P जब 7th पोजीशन पे आ गया है तो S आ गया है 12th पोजीशन पे। अब इसके बाद P जा नहीं सकता है क्योंकि 12th के बाद तो है ही नहीं कुछ, 12 ही लेटर्स थे इसमें, राइट। तो यानी कि ये जो है कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ऐसी 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब P और S के बीच में 4 लेटर्स हैं, राइट।
नहीं, 7 पॉसिबिलिटीज हैं जब P पहले है S के और इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि S पहले हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि P हमेशा S के पहले होगा। ऐसा भी हो सकता है कि S पहले पोजीशन पे हो तो P होगा 5वें पोजीशन पे, 6ठे पोजीशन पे। अगर S हो 2nd पोजीशन पे तो P होगा 7th पोजीशन पे, राइट, वो भी पॉसिबल है। तो यानी कि ऐसे केसेस जब P और S के बीच में 4 लेटर्स हों, ऐसे कितने केसेस होंगे? ऐसे टोटल 14 केसेस होंगे। 7 केसेस ऐसे जिसमें P पहले होगा, S बाद में होगा। 7 केसेस ऐसे जिसमें S पहले होगा, P बाद में होगा। ठीक है, तो मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस केस में। जैसे मैंने बताया, ये थर्ड वाला पार्ट जो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये जगह आपको समझ नहीं आएगा तो आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ में आ गया सबको, राइट, ग्रेट। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि टोटल ऐसे 14 केसेस होंगे जहां पर ये सिनेरियो होगा। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन ऑल द 14 केसेस। बट उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन वन केस। किसी भी एक केस में जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना है। किसी भी एक केस को अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज ये पहले वाले केस को एज्यूम करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि P और S इन दोनों की पोजीशन फिक्स्ड है। तो 2 कंडीशंस हैं हमारे पास कि P एंड S का जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टोटल जो 12 लेटर्स थे उसमें से 2 लेटर्स तो हमारे यूज़ हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने लेटर्स बचे हैं? n लेटर्स। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 लेटर्स निकालेंगे। ठीक है, विथ कुछ कॉमन है क्या? मतलब जो ये 10 लेटर्स हैं इसमें कोई ऐसा लेटर है क्या जिसमें रिपीटेशन है? बिल्कुल है, T जो है ये रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर 10 letters with 2 T's। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन वन केस। एक केस का इतना हुआ। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे 14 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि केसेस ऐसे 14 हैं। तो ये तो हमने एक केस के लिए निकाला, तो ऐसे 14 केसेस के लिए निकलेंगे। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और ये मेरा आंसर। तो अगर आप देखो ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, बट सॉल्यूशन इसका 2 ही लाइन का था। इसमें क्रिटिकल पार्ट क्या था? ये इस चीज़ को विजुअलाइज करना, इस अरेंजमेंट को विजुअलाइज करना वाज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के जब आप थोड़ी बहुत क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये जो मतलब जो ये जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, ये खुद ब खुद आपके अंदर आने लगेगी, राइट। हालांकि मैंने सारे टाइप्स में कवर कर रही हूँ, टाइप बाय टाइप, ताकि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आइडिया लगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो परम्यूटेशंस तो लग रहा है लगभग समझ आ गया, और लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस भी अब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन का क्या? कॉम्बिनेशन के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ेंगे ना। तो परम्यूटेशन से हमें क्या समझ आया इतनी देर में? ये परम्यूटेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ऑर्डर, दूसरा अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे हमने परम्यूटेशन के केस में देखा कि हमारे पास एक फॉर्मूला था NPR, जिसके हेल्प से हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह से हम देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन के लिए भी कोई फॉर्मूला है उसी तरह का, NCR टाइप का। और अगर है तो सही, बट ये फॉर्मूला आएगा कहाँ से? आसमान से टपकेगा? ज़मीन से निकलेगा? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो परम्यूटेशन के फॉर्मूले से लिंक्ड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम एक बहुत सिंपल सा लेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास एक बकेट है जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, A, B और C। तो मैंने आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, और इन 3 अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से हम कुछ परम्यूटेशंस भी बनाएंगे, हम कुछ कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो इस केस में हम दोनों के केस में परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस दोनों में देखते हैं कि क्या क्या मेरे अरेंजमेंट्स होते हैं। तो परमुटेशन के केस में मुझे 2 लेटर के वर्ड बनाने हैं और मेरे पास बकेट में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं A, B और C। तो मैं कितने ऐसे 2 लेटर के वर्ड्स बना सकती हूँ? इतने, AB, AC, BC, BA, CA, CB। तो मैं टोटल कितने तरह से ये 3 लेटर्स को यूज़ कर सकती हूँ 2 लेटर के वर्ड्स बनाने के लिए? मैं टोटल ऐसे 6 वेज में मैं इन्हें रीअरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर का कोई रोल नहीं है कि कौन सा लेटर आगे है कौन सा लेटर पीछे है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम ABC को यूज़ करके 2 अल्फ़ाबेट्स सिलेक्ट करें पेयर में, तो AB, AC, BC। अब आप पूछोगे BA क्यों नहीं है? क्योंकि BA और AB कॉम्बिनेशन के केस में बराबर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 3 वेज ही मिलेंगे जिससे हम इन 3 अल्फ़ाबेट्स को 2 अल्फ़ाबेट के पेयर में सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास वही 3 अल्फ़ाबेट्स ABC हैं, बट अब जो है हमें 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो अगर हम परमुटेशन की बात करें जहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी जो है हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स हैं? टोटल 6 अरेंजमेंट्स हैं, 6 वेज है जिससे हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, क्योंकि बाकी जितने भी सारे हैं वो सारे इन्हीं 3 लेटर्स को आगे पीछे करके बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ 1 वे है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि यार ये जो परमुटेशन हम निकालते थे, अब आते हैं फॉर्मूले पे कि जब हम परमुटेशन हमें निकालना होता था, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? NPR। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम शॉर्टकट तरीके से वो निकाल सकें। ठीक है ना, तो परमुटेशन में हम यूज़ करते थे NPR, जो कि इस केस में कितना हो जाता है? N की वैल्यू कितनी हो जाती? 3, क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट्स है टोटल हमारे पास और इनको हम 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं एट अ टाइम। तो ये हो जाता 3P2। ठीक है, और 3P2 क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हो जाता है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, और इसीलिए हमें यहाँ पर 6 अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले केस में हम देख रहे हैं कि NPR यहाँ पे हो जाता 3P3, तो ये हो जाता 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका भी आंसर होगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। इसीलिए यहाँ पर भी जो है हम 6 वेज में इन्हें रीअरेंज कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन के केस में हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 3 वेज ही मिला। ऐसा क्यों मिला? क्योंकि कॉम्बिनेशन को हम डिनोट सिमिलर तरीके से करेंगे, P की जगह सिर्फ लिखेंगे C। तो NCR यानी कि अगर हमारे पास N टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हम 2R ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अरेंज करने के इतने तरीके होंगे। ठीक है, NCR। तो NCR को हम कैसे डिफाइन करेंगे? NCR यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3C2। तो इसे हम परमुटेशन के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं 3P2 डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल। R यहाँ पे क्या है? 2। कितने अल्फ़ाबेट्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं? 2 अल्फ़ाबेट्स, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 3P2 की वैल्यू अभी आई थी 6, तो 6/2 फैक्टोरियल यानी कि 3। तो इसीलिए यहाँ पर 3 वेज। ठीक, उसी तरह देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं क्या ये सही है? तो चलिए इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर NCR क्या हो जाएगा? NCR हो जाएगा 3C3। तो अगर हमारा मानना सही था तो ये हो जाएगा 3P3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 3P3 था 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही अरेंजमेंट होगा या एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला कि जिस तरह से NPR एग्जिस्ट करता है उसी तरह से NCR भी एग्जिस्ट करता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालने का भी हमारे पास एक वन शॉट फॉर्मूला है, और वो क्या है? अगर हमारे पास n थिंग्स हैं
एंड वी आर टेकिंग आर एट अ टाइम, तो हम इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को डिनोट करते हैं NCR से, एंड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस देखने के और ये समझने का कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के कि यहाँ पे हम परमुटेशन का लॉजिक लगाएंगे या फिर कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का जो कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब इसका मतलब तो आपको पता ही है, NCR मतलब अगर N ऑब्जेक्ट्स हैं और हम R एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, N ऑब्जेक्ट्स हैं R माइनस 1 एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, और N प्लस 1 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम R एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इन तीनों के बीच में जो है वो ये रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करने में हमें आसान होता है, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर ये रिलेशन कई बार काम आता है। जैसे कि इफ़ NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि NC9 इज इक्वल टू NC8। तो इसे तो हम सीधा सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है NCR। ठीक है, तो इसको अगर हम लगाते हैं ये गिवन कंडीशन पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रहेगा 1 बाई 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 9 n माइनस 9 फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 बाई 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8। अब n माइनस 8 माइनस 1, n माइनस 8 माइनस 2, ऐसे करके ही होगा फैक्टोरियल। तो इसे हम लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से n माइनस 8 को हम लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें जब हम -1 करेंगे तो -8 -1 हो जाएगा -9। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 1 n माइनस 9 फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 बाई 9 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 8, यानी कि n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 दैट इज 17। तो अब मुझे n की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे निकालना क्या था, NC17, तो ये हो जाएगा 17C17, तो 17C17 हो जाएगा 1। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होगा, ये भी कैंसिल होके 1 होगा, तो इसीलिए मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। हमेशा इस चीज़ पे गौर करना है कि जहाँ पर भी सिर्फ सिलेक्शन या फिर सिर्फ चॉइस की बात होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि आप इसी में ना कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पे परमुटेशन यूज़ करें और कहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है उसका कोई रोल नहीं है कि भाई 3 गर्ल बस हमें सिलेक्ट करना है, 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, उनका ऑर्डर वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन। अब पहले बॉयज़ की अगर बात करें तो 3 बॉयज़ हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम 5 बॉयज़। ठीक है, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, टोटल 5 बॉयज़ है जिसमें से सिर्फ 3 लेने हैं, तो हमारा NC3 होगा, तो यानी कि 5C3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसी तरीके से हमें लेना है 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल n कितने हैं, n है 4 और कितने लेने हैं 3, तो NCR हो जाएगा 4C3। ठीक है,
ये गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया, बॉयज़ का सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन दोनों का होना है या दोनों में से एक का होना है? मतलब क्या हमें सिर्फ या तो 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं या फिर 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं, या फिर हमें 3 बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करने हैं? हमें दोनों सिलेक्ट करने हैं, राइट, क्योंकि एंड है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। चूँकि ये दोनों इवेंट्स होने हैं तो यहाँ पर हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 5c3 मल्टीप्लाइड बाई 4c3। तो इसे कैलकुलेट करना ईजी है। NCR का क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। उसी तरीके से ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप इसे खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर आएगा 40। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है कार्ड प्रॉब्लम। अब कार्ड यानी कि ताश तो बहुत से लोगों ने खेला होगा, कभी ना कभी देखा तो होगा ही, खेला भी होगा ही, आई एम प्रिटी श्योर। तो कार्ड के जो क्वेश्चंस हैं ये कॉम्बिनेशन के बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे घुमा फिरा के, कई बार सिंपल कई बार पेचीदा सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन आंसर सबका बहुत सिंपल होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कार्ड्स के बारे में। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल हमारे पास होते हैं किसी भी पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इन 52 कार्ड्स में आपने अगर देखा है आधे होते हैं रेड, आधे होते हैं ब्लैक। ठीक है, तो अगर हम कलर की बात करें तो इस 52 में से 26 होते हैं रेड और बाकी के 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है, ये सब ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे ना तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, जिसमें से डायमंड और हार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हार्ट के शेप में है, ये डायमंड है। तो डायमंड, हार्ट और यहाँ पे ब्लैक कलर में होता है क्लब और स्पेड। तो ये हमारे 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो हर एक टाइप के कितने कार्ड्स होते हैं? 52 में सारे इक्वल नंबर में होते हैं, राइट। तो 52 के अंदर जो है ना, या फिर हम इधर ही लिख सकते हैं, जो रेड है इसके अंदर क्या होता है, 13 कार्ड ऐसे होते हैं जो हार्ट होते हैं, उसी तरह 13 कार्ड होते हैं जो डायमंड होते हैं। अब ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक के अंदर भी 13 स्पेड होते हैं और 13 जो है वो क्लब होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है? जैसे देखा होगा ना, राजा रानी जो बने होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे हमारे पास ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जे दैट इज जोकर, किंग एंड क्वीन, जे के एंड क्यू। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कार्ड्स के बारे में है तो आप कार्ड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं? 52, उसमें से मुझे सिलेक्ट कितना करना है? 4 सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पे कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगेगा। तो टोटल यानी कि n की वैल्यू है 52 और r की वैल्यू है 4, तो मेरा NCR कितना हो जाएगा? 52C4। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, कैलकुलेशंस आप खुद से कर लोगे। 52 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया नीचे अचानक से? क्योंकि ये 52 माइनस 4 करके भी नीचे 48 फैक्टोरियल आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी की कैलकुलेशन तो काफ़ी सिंपल है, आप कर लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। ठीक है, सूट क्या होता है? ये जो 4 तरह के कार्ड्स होते हैं ना, इनको हम सूट्स कहते हैं, कि मतलब कार्ड के अंदर 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4 कार्ड आप सिलेक्ट करोगे, हम चाहते हैं कि वो चारों कार्ड जो है ना वो सेम सूट का हो, यानी कि या तो वो चारों कार्ड डायमंड हो, या फिर वो चारों कार्ड हार्ट हो, या वो चारों कार्ड क्लब हो, या चारों स्पेड हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे केस में क्या ऑप्शंस होंगे। तो हमारे पास जो 4 सूट्स हैं वो क्या क्या है? डायमंड, हार्ट,
स्पेड और क्लब। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे चारों कार्ड सेम ही सूट के होने चाहिए। तो या तो चारों कार्ड डायमंड के हों, तो डायमंड में टोटल कार्ड्स कितने हैं? अभी हमने देखा था कि टोटल डायमंड वाले कार्ड्स 13 होते हैं, 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर डायमंड के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 13, और हम चाहते हैं कि हम 4 डायमंड कार्ड निकालें, तो यानी कि 4 कार्ड एट अ टाइम निकालें, तो R हो जाएगा 4। तो यानी कि अगर हम चारों कार्ड डायमंड के निकालते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ वेज है उनको सिलेक्ट करने का वो हो जाएगा NCR। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना कि चारों कार्ड डायमंड के ही निकलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि चारों कार्ड हार्ट के निकले, तो उसके क्या कॉम्बिनेशन होगी? उसका भी यही होगा 13C4, क्योंकि ये भी 13 है टोटल, 4 निकालने हैं। ठीक उसी तरह से स्पेड के लिए भी 13C4 और क्लब के लिए भी 13C4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा? अब निकालने तो मुझे 4 ही कार्ड है, राइट? या तो वो 4 कार्ड डायमंड होंगे, या फिर वो हार्ट होंगे, या स्पेड होंगे, या क्लब होंगे। चारों तो नहीं हो सकते हैं, राइट? आप समझ रहे हो, राइट? कि ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 में से 2 कार्ड डायमंड है, 2 कार्ड हार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए। या तो चारों डायमंड होगा, या फिर चारों हार्ट होगा, या स्पेड होगा, या क्लब होगा। यानी कि ये सारे जो है वो ऑप्शनल है, ये चारों साथ में नहीं हो सकते हैं, चारों में से कोई एक ही होगा। तो इसमें हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे एडिशन प्रिंसिपल। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का केस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो बेसिकली हम 13C4 को 4 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 13C4। अब इसे आप आराम से कैलकुलेट कर लो। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को देखते हैं। ये कह रहा है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यानी कि अभी हम 4 कार्ड निकालेंगे, लेकिन चारों कार्ड जो है वो चारों अलग अलग सूट का होना चाहिए। मतलब अगर एक डायमंड है तो दूसरा हार्ट होना चाहिए, तो तीसरा क्लब होना चाहिए, तो चौथा स्पेड होना चाहिए। मतलब चारों वैरायटी के एक एक कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमें डायमंड के कार्ड में से, डायमंड में टोटल 13 है, तो यानी कि हर एक टाइप का मुझे एक कार्ड चाहिए, राइट? तो अगर मुझे डायमंड का एक कार्ड चाहिए तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? NCR 13C1। उसी तरह अगर हार्ट का एक चाहिए तो हो जाएगा 13C1, इसका एक चाहिए 13C1, इसका एक चाहिए 13C1। ठीक है, अब यहाँ पर सोचना ये है कि मुझे चाहिए कितने? टोटल 4 कार्ड्स। आप पूछोगे आपने 13C1 क्यों किया, 13C4 क्यों नहीं किया? क्योंकि एक वैरायटी की तो एक ही चाहिए ना हमें, डायमंड की तो हमें 4 नहीं चाहिए, डायमंड का हमें एक ही चाहिए, राइट? तो हर एक वैरायटी के एक एक कार्ड चाहिए, लेकिन मुझे ये चारों चीज़ें चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि इन चारों में से एक चाहिए, चारों चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन या एडिशन? यहाँ लगेगा मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि जो ये हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसका जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा, जब हम चाहते हैं कि 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, तो इसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो 13C1 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 13C1 टू द पावर 4। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखते हैं चौथा पार्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज इफ वी हैव टू सिलेक्ट ऑल 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। मतलब जो चारों कार्ड्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो चारों के चारों अगर फेस कार्ड्स हो। ये 3 कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं, जोकर, किंग एंड क्वीन। अब जोकर, किंग एंड क्वीन कितने होते हैं? हर टाइप के कार्ड के लिए 3-3 होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो है फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल हैं 12। सो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन 12 फेस कार्ड्स में से हमें कितने सिलेक्ट करना है? हमें 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, राइट? तो इसीलिए जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा? कितने में से सिलेक्ट कर रहे हैं? 12 में से। कितने कर रहे हैं? 4। तो 12C4 ये हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 कार्ड्स विच आर फेस कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स।
यानी कि ये 4 कार्ड ऐसे सिलेक्ट करो कि इसमें से 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं, आधे रेड कार्ड्स हैं, तो मतलब टोटल 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कितने रेड कार्ड्स चाहिए, हमें 2 रेड कार्ड्स चाहिए, यानी कि 26 में से हमें 2 रेड कार्ड चाहिए, उसी तरह हमें 26 में से 2 ब्लैक कार्ड्स चाहिए, और हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, राइट मतलब रेड कार्ड सिलेक्ट करने के ये कॉम्बिनेशन होंगे, ब्लैक कार्ड सिलेक्ट करने के ये कॉम्बिनेशन, और चूंकि हमें दोनों ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि या तो 2 रेड कार्ड चाहिए या फिर 2 ब्लैक कार्ड चाहिए, राइट हमें दोनों ही चाहिए, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, एक और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। हम 4 कार्ड्स ऐसे सिलेक्ट करें ताकि वो चारों कार्ड्स जो हों वो सेम कलर के हों। अच्छा, अब कलर के बेसिस पे अगेन हमें क्या पता है कि रेड कार्ड्स कितने हैं, टोटल रेड कार्ड्स हैं 26, टोटल ब्लैक कार्ड्स हैं 26। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो 4 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं या तो वो चारों रेड हो या फिर वो चारों ब्लैक हो। ठीक है ना, तो 4 रेड कार्ड्स कैसे निकालेंगे, 26C4, उसी तरह 4 ब्लैक कार्ड्स कैसे निकालेंगे, 26C4। अब इन दोनों में से हमें एक ही चाहिए, या तो चारों रेड हो या फिर चारों ब्लैक हो, तो इसीलिए यहाँ लगाएंगे एडिशन प्रिंसिपल, तो इसे कर देंगे ऐड। तो कैलकुलेशंस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो आप खुद से कर सकते हो, सो प्लीज़ कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द आंसर्स, क्योंकि इसका जो ट्रिकी पार्ट होता है वो यही होता है कि क्या मतलब कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, राइट वो एक बार समझ आ गया तो मतलब यू आर डन। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने कार्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे सिनेरियोज देख लिए हैं, तो आई होप कि अब कार्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो अब एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम, जिसके अंदर चलिए आपको बताना है कि इसमें परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, कि क्या होगा एग्जैक्टली। ठीक है, अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि यहाँ परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन। यहाँ हमें करना क्या है, हमें बताया गया है कि कुछ 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, हमें उनमें से गर्ल्स और बॉयज़ को चूज़ करना है एक कमेटी बनाने के लिए। तो एक तो यहाँ चॉइस की बात हो रही है, दूसरी बात है कि क्या यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गर्ल पहले आएगी कौन सा बॉय पहले आएगा, नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो दैट प्रूव्स कि इसमें जो है कॉन्सेप्ट लगेगा कॉम्बिनेशन का। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक पहला सिनेरियो कह रहा है कि अगर हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। अब कमिटी टोटल कितने लोगों की है, 7 लोगों की है। ठीक है, उसमें से मैं कह रही हूँ कि मुझे 3 गर्ल्स चाहिए, तो फिर बॉयज़ कितने होंगे, ऑब्वियसली बॉयज़ फिर 4 होंगे क्योंकि टोटल तो 7 ही होना चाहिए। अब 3 गर्ल्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 4 और हमें सिलेक्ट कितना करना है 3, तो क्या हो जाएगा NCR, 4 में से सिलेक्ट करना है 3 को एट अ टाइम। बॉयज़ कैसे सिलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 9, तो NC कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं 4, तो NC4। ठीक है, दोनों को ही सिलेक्ट करना है, बॉयज़ भी सिलेक्ट करना है गर्ल्स भी सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कमिटी को जब हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मिनिमम 3 गर्ल्स। तो यानी कि एक सिनेरियो हो सकता है कि भाई 3 गर्ल्स हों, एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 4 गर्ल्स हों, क्योंकि मिनिमम 3 गर्ल्स बोला है, राइट, तो 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं। 4 से ज़्यादा गर्ल्स हो नहीं सकती है क्योंकि जो हमारा जो बकेट है उसमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स ही हैं, 4 गर्ल्स से ज़्यादा गर्ल्स हैं ही नहीं। तो 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 गर्ल्स हो सकती हैं या फिर 4 गर्ल्स हो सकती हैं। अगर 3 गर्ल्स हुई तो बॉयज़ कितने होंगे 4, क्योंकि हमें कमिटी 7 लोगों की बनानी है। अगर 4 गर्ल्स हुए तो बॉयज़ कितने होंगे 3, वही क्योंकि 7 लोगों की कमिटी बननी है। तो अब ये जो है ये मेरा एक ऑप्शन है, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है, बट दोनों साथ में नहीं हो सकता है। या तो ये वाला बनेगा कमिटी जिसमें 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ होंगे, या फिर ये कमिटी बनेगी जिसमें 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम 3 गर्ल्स कैसे निकालेंगे, 4C3, क्योंकि टोटल गर्ल्स 4 है हमारे पास। 4 बॉयज़ कैसे निकालेंगे,
9C4। ठीक है, अब इस केस में हमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से इस वाले सिनेरियो में देखते हैं 4 गर्ल्स कैसे निकालेंगे, 4C4 मल्टीप्लाइड बाई 9C3। ठीक है ना। अब ये दोनों ऑप्शनल है, या तो ये होगा, या तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ की कमेटी बनेगी, या फिर 4 गर्ल्स और 3 बॉयज़ की कमेटी बनेगी। तो यहाँ लगेगा एडिशन प्रिंसिपल, तो ये दोनों को करना होगा ऐड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इसको कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा अपना आंसर। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ रहा है, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट द लॉजिक। तो ये जो हम पहले बॉक्सेस बनाते हैं या इस तरह की जो लिख लेते हैं, इससे है ना हमें क्वेश्चन ढंग से समझ में आ जाता है। एक तीसरा क्वेश्चन है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई थिंक काफ़ी लोग इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई इट ऑन योर ओन, हाउएवर आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 0 गर्ल्स, जिसमें गर्ल्स हो ही ना। तो 0 गर्ल्स मतलब बॉयज़ कितने होंगे, पूरी की पूरी कमेटी ही बॉयज़ की बनी होगी। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बॉयज़ होंगे। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि एक गर्ल हो, तो सिर्फ एक गर्ल हो और बाकी सारे बॉयज़ हों। तो बॉयज़ कितने होंगे, 6। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि 2 गर्ल्स हों, तो बॉयज़ कितने होंगे, 5। और चौथा ऑप्शन है 3 गर्ल्स हों, जो कि एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स तक ही हो सकते हैं। तो 3 गर्ल्स होंगे तो बॉयज़ हो जाएंगे 4। तो ये मेरे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस में। तो अगर पहला पॉसिबिलिटी होगा जिसमें 7 बॉयज़ चाहिए मुझे, तो इनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, टोटल बॉयज़ 9 है तो 9C7। अगर मुझे एक गर्ल और 6 बॉयज़ सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 1 गर्ल सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4 गर्ल्स, तो NCR, और ये दोनों ही सिलेक्ट करना है गर्ल और बॉय, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बॉयज़ हमें सिलेक्ट करना है 6, तो ये हो जाएगा 9C6। 2 गर्ल्स और 5 बॉयज़, तो ये हो जाएगा 4C2 मल्टीप्लाइड बाई 9C5, और ये हो जाएगा 4C3 मल्टीप्लाइड बाई 9C4। ठीक है। अब ये जो चारों हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कोई एक ही होगा, या तो बिना कोई गर्ल्स के कमेटी बनेगी, या तो एक गर्ल की कमेटी बनेगी, या फिर 2 गर्ल्स की या 3 गर्ल्स की, राइट। तो यानी कि ये सारे जो है ये ईदर और वाले ऑप्शनल है, तो इसीलिए ये सब हो जाएंगे आपस में ऐड। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं ना, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये इजी क्वेश्चन के अंदर फॉल नहीं करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सोचना है कि अरेंजमेंट कैसा होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस इनफैक्ट आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है ना, ट्रस्ट मी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, बट आपको ढंग से समझ तभी आएगा जब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 5-7 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे। सो प्लीज गो एंड ट्राई आउट अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, थोड़ा मज़ा भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके पास अगर किसी भी तरह का फीडबैक है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।